नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग पब्लिक फाइनेंस के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। वैसे पब्लिक फाइनेंस के ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे 3 पार्ट्स अपलोड कर रखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जिसमें कि हमने 3 यूनिट्स कवर करी हैं, यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आज हम लोग ये पार्ट करने वाले हैं, कौन सा, पार्ट 4, जिसमें कि जो आपका यूनिट 4 है उसका सारा सिलेबस हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू क्या किया है, कवर किया है। तो अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड देख सकते हैं, जिसमें कि 3 यूनिट्स कवर की हैं। फिर जब आप ये पार्ट देखेंगे तो आपका जो चारों यूनिट्स का सिलेबस है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, वो आपका कवर होगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वैसे देखिए, जो भी सिलेबस है हमने अपने 4 यूनिट्स में टोटल सिलेबस कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो पेपर्स आते हैं वो एमसीक्यू पेपर्स हैं। एमसीक्यू पेपर्स की फ्रेमिंग कहीं से भी किसी भी तरीके से करी जा सकती है। तो आपको पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए आपको पहली बात जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपने क्लियर रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो उसी सिलेबस से आएंगे। हाँ, उनकी फ्रेमिंग डिफरेंट हो सकती है। तो ये मानना कि जो क्वेश्चंस हमने किसी के वीडियो से देखे हैं, कहीं कंटेंट से पढ़े हैं, तो गारंटीड वही आएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में गारंटी किसी चीज की नहीं होती कि हाँ वही आएंगे। लेकिन जब सिलेबस सारा कवर किया गया है तो कहीं ना कहीं आएंगे, तो उसी में से है ना, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हो सकता है फ्रेमिंग उसकी अलग की जाए। इसलिए जो भी क्वेश्चंस करने हैं कॉन्सेप्ट समझते हुए हमें करने हैं, ठीक है। तो अगर फिर से आप पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी और वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। फर्स्ट क्वेश्चन जो है पब्लिक फाइनेंस का, वह है कि बजट से क्या भी अभिप्राय है। व्हाट इज मीन्ड बाय बजट। बजट का मतलब क्या होता है। अब देखिए, हम सबने बजट पढ़ा है। बजट में क्या होता है कि एनुअल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये जो गवर्नमेंट है उसका जो एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसका एनुअल स्टेटमेंट होता है, या फिर स्टेटमेंट ऑफ ओनली गवर्नमेंट इनकम, केवल गवर्नमेंट की इनकम का स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट ऑफ ओनली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट होता है, या फिर स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट बारोइंग्स का होता है। तो देखिए, जब हम बजट की बात करते हैं तो हमें पता है कि बजट क्या होता है। बजट में क्या चीजें होती हैं। बजट में पहली चीज तो 2 चीजें होती हैं, गवर्नमेंट का क्या, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कह लो, या उसकी क्या कह लो, इनकम कह लो। तो जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू या इनकम होती है, इसी का जो एनुअल स्टेटमेंट है वो क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। तो बजट क्या है हमारा, बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है किसका, गवर्नमेंट की रेवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड। गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में जो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी बात की गई है। ऐसे समझ लें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल बात करता है किसकी, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। आर्टिकल 110, आर्टिकल 112, आर्टिकल 280 एंड आर्टिकल 360। तो देखिए, जो गवर्नमेंट बजट की बात करता है, गवर्नमेंट बजट की बात कौन सा करता है, वो करता है आपका आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 बात करता है, क्या है कि बजट की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु प्रेजेंट्स द यूनियन बजट इन पार्लियामेंट। कह रहा पार्लियामेंट में यूनियन बजट कौन प्रेजेंट करता है। तो हम सबको पता है हर बार जो बजट प्रेजेंट होता है कब होता है, 1 फरवरी को होता है, ठीक है। कौन प्रेजेंट करता है, वो प्रेजेंट करती है हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। कौन करता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और करंटली जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हमारी वो कौन है, निर्मला सीतारमन। कौन, निर्मला सीतारमन, जो फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू। देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट किसके बराबर होता है ना। अब देखो, बात यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट की करी है। इसके पहली चीज तो हमें मालूम होना चाहिए डेफिसिट क्या होता है। देखिए, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। डेफिसिट का मतलब क्या है, घाटा। डेफिसिट तब होगा, घाटा कब होगा, जब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा जो है वो ज्यादा हो जाए, किससे, रेवेन्यू से हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेफिसिट कहते हैं। अब डेफिसिट कई टाइप का होता है ना। जैसे कि जब हम डेफिसिट की बात करेंगे तो हमारे पास एक होता है फिजिकल डेफिसिट, एफडी, एक होता है रिवेन्यू डेफिसिट, आरडी, है ना।
एक हम लोग बात करते हैं बजट डेफिसिट की, है ना, एक बात करते हैं हम लोग प्राइमरी डेफिसिट की और इफेक्टिव प्राइमरी डेफिसिट की। अलग अलग टाइप्स के बजट्स हैं, इनके फार्मूलेज हैं, तो जो हमने वीडियो जो 3 पार्ट्स अपलोड किए हैं, फर्स्ट और सेकंड, उसमें हमने इसकी बात करी, वहाँ फार्मूले मेंशन किए हैं। क्वेश्चन का है रिवेन्यू डेफिसिट। देखिए डेफिसिट का मतलब तो बताया कि एक्सपेंडिचर ज्यादा और रिवेन्यू से, है ना, मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। तो जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच का डिफरेंस है, यही कहलाता है क्या, हमारे लिए डेफिसिट। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, रिवेन्यू डेफिसिट, तो क्या हो जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिवेन्यू को जहाँ हम रिसिप्ट वर्ड यूज करेंगे, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसिप्ट के बीच का जो डिफरेंस है, या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो एक्सेस है, ज्यादा जो होता है रिवेन्यू रिसिप्ट से, वो कहलाता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। तो क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट नहीं होगा, क्योंकि हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, ना तो कैपिटल होगा ना तो फिजिकल होगा। क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। अब देखो इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ सकता है कि रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट भी कह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट्स दैट, जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो क्या इंडिकेट करता है, गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग कैपिटल एसेट्स, गवर्नमेंट कैपिटल एसेट्स क्रिएट कर रही है, गवर्नमेंट इज बारोइंग इवन फॉर करंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट करंट एक्सपेंडिचर्स के लिए उधार ले रही है, गवर्नमेंट हैज अ बैलेंस बजट। देखिए अब डेफिसिट है तो बैलेंस बजट तो नहीं हो सकता, बैलेंस बजट में क्या होता है, एक्सपेंडिचर और रिसीट्स मतलब रिवेन्यू बराबर होते हैं, बराबर तो है ही नहीं डेफिसिट में। और क्या, टैक्स रेवेन्यू इज एक्सेसिव, ये भी नहीं हो सकता। देखिए डेफिसिट में ये तो पता है कि घाटा होगा, जाहिर सी बात है ना। अब देखिए दो तरह की चीजें, एक तो हम लोग पढ़ते हैं कैपिटल नेचर और एक रेवेन्यू, है ना। तो देखिए जो रेवेन्यू रिसिप्ट डेफिसिट था उसमें क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो नेचर क्या होता है, इसका भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया है, क्योंकि अब कर चुके हैं डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में, तो अब वो देख सकते हैं, है ना। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसमें नाइदर एस क्रिएशन ऑफ एसेट्स, नाइदर क्रिएट एसेट्स, जिसमें सरकार की ना तो एसेट्स बनती हैं नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी, ना तो उसकी लाइबिलिटी कम होती है, तो ऐसा एक्सपेंडिचर कहलाता है कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब जब एसेट्स बन ही नहीं रही तो एसेट्स थोड़ी ना बनेगी, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट जो अपने करंट एक्सपेंडिचर्स है उनको पूरा करने के लिए जब उधार ले रही होती है ना, तो बनता है हमारा, आता है कौन सा, रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ फिजिकल डेफिसिट। देखिए अभी रेवेन्यू डेफिसिट की बात थी, अब आगे कौन सा, फिजिकल डेफिसिट। कह रहा फिजिकल डेफिसिट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा मीनिंग करेक्ट है, डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बारोइंग्स। दूसरा कह रहा है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट के बीच का अंतर क्या कहलाता है, रेवेन्यू डेफिसिट। कहला डिफरेंस बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर, ये भी नहीं होता, और ओनली कैपिटल डेफिसिट भी नहीं होता। तो जो फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट एफडी का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, फिजिकल डेफिसिट बराबर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, लेकिन साथ में हम क्या करते हैं, एक्सक्लूडिंग बारोइंग्स, जो बारोइंग्स हैं उनको हम क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। ये फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट का। अब हो सकता है आपसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, या हो सकता है सीधे ऐसे क्या करे, फॉर्मूला आपसे फिजिकल डेफिसिट का पूछ ले, तो कुछ भी पूछ सकता है। हमें क्या क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी डेफिसिट ज्ञात करने का सूत्र क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्राइमरी डेफिसिट। देखिए प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, अभी हम लोगों ने बात करी थी, प्राइमरी डेफिसिट बराबर क्या होगा, देखिए प्राइमरी डेफिसिट, सॉरी ये प्राइमरी डेफिसिट है। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, देखिए प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जो हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उसको जब माइनस करते हैं अपने फिजिकल डेफिसिट से, तो बनता है हमारे लिए प्राइमरी डेफिसिट, है ना। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इन तीनों चारों डेफिसिट की जो है वो उसका डिस्कशन हम लोग वीडियोस में कर चुके हैं, फिर से फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है इफ फिजिकल डेफिसिट इज 9000, कह रहा फिजिकल डेफिसिट कितना है, 9000 करोड़ है, ठीक है। एंड इंटरेस्ट पेमेंट, जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट है वो कितना है, 2500 करोड़ है ना। तो कह रहा प्राइमरी डेफिसिट बताओ। अब प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था, क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो जो फिजिकल डेफिसिट होगा वो क्या बनेगा,
जो प्राइमरी डेफिसिट होगा, कौन सा प्राइमरी डेफिसिट बराबर फिजिकल डेफिसिट, मतलब 9000 माइनस 2500 कितना होगा 6500 करोड़। ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है, फॉर्मूला क्वेश्चन भी पूछ ले एक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज रिलेटेड टू, जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेट है, रिवेन्यू डिफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, जो आपका रिवेन्यू डिफिसिट है उसमें से माइनस कर दें जो कैपिटल एसेट्स का क्रिएशन के लिए जो ग्रांट्स दी गई है, राजकोषीय घाटे में वृद्धि, इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट, पूंजीगत व्यय में वृद्धि, इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कर राजस्व में कमी, डिक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो कह रहा जो रेवेन्यू डिफिसिट है, दरअसल जो आपका रेवेन्यू डिफिसिट है उसका जो संबंध है वो किससे है, राजस्व घाटे में पूंजीगत संपत्ति है तो अनुदान घटाना, मींस रेवेन्यू डेफिसिट में से जब हम माइनस कर देते हैं ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स तो बनता है हमारा कौन सा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल फेडरलिज्म। हम सबको पता है कि हमारे कौन सा फाइनेंशियल फेडरलिज्म पाया जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, कहता सेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स का सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, कर दिया जाना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट है। देखिए हमारे यहाँ कौन सी, एक तो हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, दूसरा हमारा स्टेट गवर्नमेंट्स है, और स्टेट्स गवर्नमेंट, दूसरा हमारे पास लोकल गवर्नमेंट्स भी, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत हो गई, नगर निगम हो गया, तो अलग अलग ये गवर्नमेंट्स हैं। इनके बीच में जो फाइनेंशियल रिसोर्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट कह रहा है कि एबोलिशिंग स्टेट्स को खत्म करना, एबोलिशिंग टैक्सेशन को खत्म कर देना। तो देखो ना तो टैक्सेशन को खत्म करना और ना तो स्टेट्स को खत्म करना। क्या है कि जो फाइनेंशियल फेडरलिज्म है वो ये कहता है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्स हैं या जो लाइबिलिटीज हैं उनको अलग अलग जो गवर्नमेंट्स के लेवल्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना इज नोन एज फाइनेंशियल फेडरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल रिलेशंस अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर मेनली एस्टैब्लिश्ड बिटवीन, जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं है ना गवर्नमेंट्स के बीच में, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसके बीच में एस्टैब्लिश किए गए, सेंट्रल एंड स्टेट एंड लोकल बॉडीज, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक। तो देखिए जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए गए फाइनेंशियल, वो किसके किसके बीच किए गए हैं, सेंट्रल और स्टेट के। नेक्स्ट कह रहा है कि फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइनेंस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट किस आर्टिकल के अंडर किया गया है। तो देखिए हमारा जो फाइनेंस कमीशन है वो कहाँ है, आर्टिकल 280 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट टाइप ऑफ बॉडी इज द फाइनेंस कमीशन, जो फाइनेंस कमीशन है वो कैसी बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जुडिशियल बॉडी है, एग्जीक्यूटिव। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने बात किया कि फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल। भाई जब ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाया गया है तो जाहिर सी बात कैसी बॉडी होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। कैसी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 280 है वो इसे एस्टैब्लिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन, की फाइनेंस कमीशन कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, फाइनेंस कमीशन कौन बनाता है। तो देखिए जब हम लोग बात करेंगे फाइनेंस कमीशन बनाने की तो कौन बनाता है, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर फाइनेंस मिनिस्टर। तो देखिए फाइनेंस कमीशन बनाता कौन है, वो बनाता है कौन, कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नॉर्मल टेन्योर ऑफ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन का नॉर्मल टेन्योर क्या है। तो हम सबको पता है फाइनेंस कमीशन का नॉर्मल टेन्योर कितना है, हमारे यहाँ 5 साल है। नेक्स्ट है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन, कि जो 16वां फाइनेंस कमीशन है 16th फाइनेंस कमीशन, उसके चेयरमैन कौन है, एनके सिंह, अरविंद पंगड़िया, रघुराम राजन या फिर सी रंगराजन। तो देखिए जो आपका ये 16th फाइनेंस कमीशन है इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, अरविंद
पनगड़िया साहब है। कौन है? अरविंद पनगड़िया। जो 15th फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन कौन थे? वो आपके थे एनके सिंह। तो आपसे अगर कोई भी पूछे, है ना, 16 पूछे तो कौन? अरविंद पनगड़िया। 15 पूछे तो कौन? वो एनके सिंह। फर्स्ट पूछ ले तो केसी नियोगी थे। ठीक है, क्योंकि आपसे कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि What is the primary function of the फाइनेंस कमीशन? कहा फाइनेंस कमीशन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? फॉर्मुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाना किसका काम है? हमारी सेंट्रल बैंक आरबीआई का है। क्या रिकमेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स, सेंट्रल स्टेट के भी जो टैक्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिकमेंड करना। मैनेजिंग फॉरेन डेब्ट या प्रेजेंटिंग द बजट। तो देखिए फाइनेंस कमीशन का जो काम है वो क्या है? रिकमेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंसेस किससे संबंधित है? वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंसेस रेफर्स टू डिफरेंस इन इनकम कैपेसिटी अमंग स्टेट्स। ध्यान रखिएगा वर्टिकल की बात करेगी, कहीं पर हॉरिजॉन्टल भी आएगा। जो वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस है वो किससे रिलेट है? डिफरेंस इन इनकम कैपेसिटी अमंग स्टेट्स के बीच में है, या इम्बैलेंस बिटवीन रेवेन्यू पावर्स एंड एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट से है, या ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का अंतर है, डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में डिफरेंस है। तो देखिए इम्बैलेंस है तो जाहिर सी बात इम्बैलेंस होगा। वर्टिकल है तो किसका? इम्बैलेंस बिटवीन रेवेन्यू पावर्स एंड एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेंटर एंड स्टेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अब की बार हॉरिजॉन्टल फिजिकल इम्बैलेंस। पिछला क्वेश्चन कौन सा था? वर्टिकल से। इस बार कौन सा? हॉरिजॉन्टल फिजिकल इम्बैलेंस किससे रिलेट है? केंद्र एवं राज्यों के बीच अंतर से, डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट से, या डिफरेंसेस इन फिजिकल कैपेसिटी एंड नीड्स अमंग स्टेट्स। फिर है रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू। तो देखिए जो वर्टिकल था ये इम्बैलेंस दिखाता था पावर्स एंड एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के उसके बीच में। कैसे? जो वर्टिकल होगा ये दिखाएगा आपके पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ठीक है ना। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल होगा वो दिखाएगा किसको? डिफरेंस इन कैपेसिटीज इन फिजिकल कैपेसिटी एंड नीड्स के बीच को, ठीक है। डिफरेंसेस इन फिजिकल कैपेसिटी एंड नीड्स अमंग स्टेट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकम डिस्टेंस क्राइटेरियन इज यूज्ड फॉर। जो इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया है वो किसके लिए यूज किया जाता है? समृद्ध राज्यों को अधिक हिस्सा देने हैं, मींस जो प्रॉस्परस स्टेट्स हैं उनको ज्यादा शेयर देने के लिए, रिड्यूसिंग फिजिकल डिस्पैरिटीज बिटवीन स्टेट्स के लिए, और टैक्स रेट्स को डिसाइड करने के लिए, या जो पब्लिक डेब्ट है उसे घटाने के लिए। तो देखिए जो इनकम डिस्टेंस यूज किया जाता है फिजिकल पब्लिक फाइनेंस में यूज किया जाता है वो डिस्टेंस रिड्यूसिंग फिजिकल डिसपैरिटीज बिटवीन स्टेट। जो हमारी अलग अलग जो स्टेट्स हैं, है ना, इन स्टेट्स के बीच में फिजिकल डिसपैरिटीज हैं, जो असमानताएं हैं, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज हैं, इनको कम करने के लिए यूज करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु ऑडिट्स पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया। इंडिया में पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को ऑडिट कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है, आरबीआई करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी कैग करता है, या नीति आयोग। तो देखिए जो पब्लिक फाइनेंस का जो ऑडिटिंग का काम है वो कौन करता है? वो कैग करता है। कौन करता है? कैग करता है, ठीक है। हमें ध्यान रहना चाहिए कि कौन करेगा? कैग करेगा। कैग के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि आखिर ये कैग होता क्या है, इस्टेब्लिशमेंट वगैरह इसका कैसे हुआ है, ठीक है। तो देखिए जो आपका कैग है, कौन? कैग, ठीक है। जो कैग है इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल 148 के तहत हुआ। कैसे हुआ? आर्टिकल 148 के तहत हुआ है। अब इस समय जो करंटली जो कैग के जो ऑफिसर्स हैं ना उनके नाम वगैरह भी ध्यान रखें, कौन है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। बट हमें ध्यान रखना है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट किस आर्टिकल के थ्रू हुआ है? 148 के थ्रू हुआ है, ठीक। कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कैग प्रोवाइडेड। कौन है? आर्टिकल 148। कौन? आर्टिकल 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मेनली एग्जामिन्स द रिपोर्ट ऑफ। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो मेनली कौन सी रिपोर्ट एग्जामिन करती है?
है ना। द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मेनली एग्जामिन्स द रिपोर्ट ऑफ, किस रिपोर्ट को एग्जामिन करती है, आरबीआई की, फाइनेंस कमीशन की, कैग की या नीति आयोग की। तो देखिए जो कैग रिपोर्ट तैयार करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसकी रिपोर्ट को एग्जामिन करती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। फिर से आया क्वेश्चन कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का प्राइमरी फंक्शन क्या है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा कि क्या करती है, ये एग्जामिन करती है ना, प्रिपेयरिंग बजट, बजट थोड़ी बनाती है अकाउंट्स। एग्जामिनिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फॉर्मुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है, आरबीआई। रेगुलेटिंग फॉरेन ट्रेड, ये भी नहीं करता। तो क्या करती है, एग्जामिनिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसको एग्जामिन करती है कौन, आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, कह पार्लियामेंट की सबसे बड़ी वित्तीय समिति कौन सी है, इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स या फिर फाइनेंस कमेटी। तो देखिए सबसे जो लार्जेस्ट फाइनेंशियल कमेटी है वो आपकी है एस्टिमेट्स कमेटी। कौन सी, एस्टिमेट्स कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टिमेट कमेटी। अब एस्टिमेट कमेटी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू सजेस्ट मेजर्स फॉर इकोनॉमी एंड इफिशिएंसी इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टू ऑडिट गवर्नमेंट अकाउंट्स, टू डिटरमाइन टैक्स रेट्स या टू फॉर्मुलेट मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखिए जो एस्टिमेट्स कमेटी है इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, टू सजेस्ट मेजर्स फॉर इकोनॉमी एंड इफिशिएंसी इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनमें कैसे इफिशियंसी लाई जाए, है ना, कौन कौन से मेजर्स हैं जिससे हम कर करके गवर्नमेंट इकोनॉमी को इफिशियंट बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है उसका मुख्य कार्य क्या है। देखिए कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है ना, तो इसका मेन काम क्या होगा, जैसे कि क्वेश्चन से पता चला है पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, तो जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स होंगी उनके परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगा। टू रिव्यू द वर्किंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, टू प्रिपेयर द यूनियन बजट, टू मैनेज फॉरेन लोन्स, टू प्रोवाइड ग्रांट्स टू स्टेट्स। देखिए पब्लिक अंडरटेकिंग्स है तो इसका काम क्या होगा, टू रिव्यू द वर्किंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच हाउस इज वोटिंग ऑन द एक्सपेंडिचर पार्ट ऑफ द बजट कंडक्ट। बजट के वे भाग पर मतदान किस सदन में होता है, इन विच हाउस वोटिंग ऑन द एक्सपेंडिचर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट या बजट कंडक्टेड। जो बजट है उसके जो एक्सपेंडिचर पार्ट में किस हाउस में वोटिंग होती है, राज्यसभा में, लोकसभा में, बोथ हाउसेज, इन नाइदर हाउस, किसी में भी। तो देखिए जो वोटिंग होती है आपकी गवर्नमेंट बजट पे वो कहाँ होती है, वो लोकसभा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। कह रहा है चार्ज्ड एक्सपेंडिचर के संबंध में कौन सा कथन सही है, इट इज वोटेड अपॉन इन लोकसभा, it can be discussed but not voted upon, it is approved by राज्य सभा या it is approved by फाइनेंस कमीशन। जो चार्ज एक्सपेंडिचर है उसके बारे में कौन सा है, it is voted upon in लोकसभा, it can be discussed but not voted upon, it is approved by राज्यसभा या it is approved by फाइनेंस कमीशन। देखिए जो चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में सही स्टेटमेंट होगा वो होगा इस पर चर्चा हो सकती है लेकिन मतदान नहीं होता, मतलब इट कैन बी डिस्कस्ड, इस पे डिस्कशन हो सकता है लेकिन वोटिंग नहीं होती, किस पे, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे जहाँ पे आर्टिकल और डेट पूछी जाए। कह रहा है जो कंसोलिडेटेड फंड है इसका प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो जो आपका कंसोलिडेटेड फंड है इसकी बात करी गई आर्टिकल 266 में। आई होप अभी तक आपको एक कंटेंट, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहाँ है, आर्टिकल 266 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
वेयर आर ऑल रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्मली डिपॉजिट। क्या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑल रेवेन्यू जो सारी रेवेन्यू रिसिप्ट हैं वो कहाँ डिपॉजिट करी जाती हैं? पब्लिक अकाउंट में, कंटिजेंसी फंड में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, या इशू डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई। देखिए आरबीआई तो यहाँ से कोई मतलब नहीं, तीन चीजें बची, पब्लिक अकाउंट, कंटिजेंसी फंड एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जो सारे रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो कहाँ जाती हैं? वो जाती हैं आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, कंसोलिडेटेड फंड में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु ऑपरेट्स द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया उसे कौन ऑपरेट करता है? पीएम करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, फाइनेंस कमीशन करती है, या कैग? तो देखिए जो कंटिजेंसी फंड है वो इट इज ऑपरेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन ऑपरेट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कंटिजेंसी फंड इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। जो आपका कंटिजेंसी फंड है ये किस टाइप के एक्सपेंडिचर के लिए यूज करा जाता है? रेगुलर एक्सपेंडिचर के लिए, अनफॉर्सीन एंड अर्जेंट एक्सपेंडिचर के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, या डिफेंस एक्सपेंडिचर में? तो देखिए इसका नाम है आकस्मिकता, कंटिजेंसी, अचानक से जो हो जाए, है ना, मतलब जो अप्रत्याशित, जो अनफॉर्सीन, उसे देखा ना गया हो पहले से, एंड अर्जेंट एक्सपेंडिचर हो। क्या? अनफॉर्सीन एंड अर्जेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। जो पब्लिक अकाउंट है उसमें क्या इंक्लूड है? टैक्स रेवेन्यू है, स्मॉल सेविंग्स एंड प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स है, कस्टम ड्यूटी है, या कारपोरेशन टैक्स है? तो देखिए जो आपका पब्लिक अकाउंट है, कंटिजेंसी फंड की बात तो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में करी। पब्लिक अकाउंट में कौन आता है, कौन शामिल है? स्मॉल सेविंग्स एंड प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स। कौन कौन? स्मॉल सेविंग्स और जो प्रोविडेंट फंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। जो आपका एप्रोप्रिएशन बिल है उसका उद्देश्य क्या होता है? टू इम्पोज न्यू टैक्सेस, नए टैक्सेस इम्पोज करना, टू ऑथराइज विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, टू बोरो फॉरेन लोन्स, या टू रिपे पब्लिक डेट। तो देखिए जो विनियोग विधेयक है, एप्रोप्रिएशन बिल है ना, इसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? जो एप्रोप्रिएशन बिल है उसका मेन पर्पस होता है टू ऑथराइज विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये हमें जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे पैसा निकालने के लिए अनुमति देता है। ठीक है, एक परमिशन देता है, बिना इस परमिशन के हम आज पैसा निकाल नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनेंस बिल प्राइमरली डील्स विद। जो आपके फाइनेंस बिल हुए वो प्राइमरली किससे डील करते हैं? टैक्सेशन प्रपोजल से, डिफेंस पॉलिसी से, फॉरेन पॉलिसी से, या पब्लिक अंडरटेकिंग से? तो देखिए जो फाइनेंस बिल है वो किससे डील करते हैं? वो करते हैं टैक्सेशन प्रपोजल से। किससे? टैक्सेशन प्रपोजल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ वोट ऑन अकाउंट। का जो वोट ऑन अकाउंट है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, उसका बेसिक पर्पस क्या है? टू इम्प्लीमेंट अ न्यू टैक्सेशन सिस्टम, या फिर टू ऑथराइज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिफोर द बजट इज पास्ड, टू प्रोवाइड ग्रांट्स टू स्टेट्स, टू बारो पब्लिक डेप्ट। तो देखिए जो वोट ऑन अकाउंट का उद्देश्य होता है वो होता है टू ऑथराइज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिफोर द बजट पास। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने बात करी थी, है ना, एक्सपेंडिचर बजट की, है ना, जिसमें कहा गया था कि एक्सपेंडिचर बजट में पहले क्या करना पड़ता है, हमें लोकसभा से उसमें वोटिंग करानी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोट ऑन अकाउंट इज जनरली ग्रांटेड फॉर अ पीरियड ऑफ। जो वोट ऑन अकाउंट है वो जनरली कितने पीरियड के लिए ग्रांट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, कितने समय के लिए? फॉर 1 मंथ, 2 to 4 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, या 12 मंथ के लिए, है ना। तो जो वोट ऑन अकाउंट है ये बेसिकली होता है 2 से 4 महीने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जो आपका सप्लीमेंट्री ग्रांट्स है, कौन सा, सॉरी, वोट ऑन अकाउंट्स के लिए ध्यान रखने का, कौन सा? ये आपका 2 to 4 मंथ्स। ठीक है,
कहने के लिए 2 to 4 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है, व्हेन इज सप्लीमेंट्री ग्रांट प्रेजेंटेड, सप्लीमेंट्री ग्रांट कब प्रेजेंट किया जाता है ना, जो पूरक अनुदान है आपका वो कब दिया जाता है, जब स्वीकृत राशि पर्याप्त, तो देखिए इसका नाम ही सप्लीमेंट्री है ना, पूरक मतलब कहीं चीज जब पूरी ना हो पाए तो उसको पूरा करने के लिए दिया जाए। तो कह रहा है कि जब राशि पर्याप्त हो, मतलब जब जो अमाउंट है वो अप्रोप्रिएट हो या फंड सफिशिएंट हो तब, या फिर व्हेन द अप्रूव्ड अमाउंट बिकम्स इनसफिशिएंट, जब बजट सरप्लस हो, क्या हो, बजट सरप्लस हो, ठीक है, जब राजस्व बढ़ जाए, जब आपका जो इंक्रीज हो जाए क्या, रेवेन्यू। देखिए सप्लीमेंट्री तो तब दिया जाएगा जब कोई चीज कम पड़ जाए, पूरा पूरा तब करेंगे जब कम पड़ रही होगी, जब कम ही नहीं पड़ेगी तो पूरा कहां से करोगे, मींस सप्लीमेंट्री बजट कब दिया जाएगा, व्हेन द अप्रूव्ड अमाउंट बिकम्स इनसफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एडिशनल ग्रांट इज प्रोवाइडेड इन विच सिचुएशन, कह रहा है एडिशनल ग्रांट किस सिचुएशन में प्रोवाइड करी जाती है, तो बहुत आसान सा, एडिशनल ग्रांट तभी, भाई आपको एडिशनल कोई चीज तभी मिलेगी ना जब आपके पास क्या हो, कह रहा व्हेन एडिशनल फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए न्यू सर्विस, नई सर्विस के लिए एडिशनल फंड चाहिए, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज करने के लिए, है ना, पब्लिक डेप्ट कम होने पर, या बजट सरप्लस होने पर, है ना। तो एडिशनल ग्रांट तब चाहिए जब आप कोई एडिशनल काम कर रहे हो, मींस एडिशनल फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ न्यू सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन इज एन एक्सेस ग्रांट अप्रूव्ड, कह रहा कब एक्सेस ग्रांट अप्रूव किए जाते हैं, कह रहा जब अनुमानित व्यय से कम व्यय हो, मींस जो आपका एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है उससे कम हो, व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द अप्रूव अमाउंट, जब जितना अमाउंट अप्रूव किया गया हो उससे एक्सीड एक्सपेंस हो जाए, मतलब जितना अमाउंट मिला था उससे ज्यादा खर्च हो जाए, है ना, टैक्स रिवेन्यू डिक्रीज करने के लिए या पब्लिक डेप्ट बढ़ाने के लिए। भैया एक्सेस ग्रांट कब चाहिए, एक्सेस तो तब चाहिए जब जो अमाउंट हमको मिला था वो कम पड़ जाए, मींस जो अमाउंट हमें मिला था अप्रूव किया गया था जब वो कम हो जाए, मींस क्या होगा, व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द अप्रूव्ड अमाउंट, जब आपका एक्सपेंडिचर जो है अप्रूव्ड अमाउंट से कम हो जाए तब जरूरत पड़ती है हमें एक्सेस ग्रांट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ टोकन ग्रांट, टोकन ग्रांट का क्या पर्पस है, टू रीअप्रोप्रिएट फंड्स फॉर अ न्यू सर्विस विदाउट इंक्रीजिंग टोटल एक्सपेंडिचर, है ना, टू रीपे द पब्लिक डेप्ट फॉर सैलरीज के लिए और डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने के लिए। तो देखिए जो टोकन ग्रांट है, टोकन ग्रांट का पर्पस होता है किसी नई सेवा के लिए संसाधनों का पुनर्विनियोजन करना, टू रीअप्रोप्रिएट फंड्स फॉर अ न्यू सर्विस विदाउट इंक्रीजिंग टोटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ जीरो बेस बजटिंग, देखिए जीरो बेस, दो तरीके की बजटिंग टेक्निक होती है, जीरो बेस बजटिंग एंड परफॉर्मेंस बेस बजटिंग। इसके लिए अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अक्सर क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं कि कॉन्सेप्ट किसने दिया था, पहली बार कहाँ लागू किया गया था, तो इसके लिए हमने अपने चैनल पे डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर रखा है, अब वो वीडियो देख सकते हैं, वहां पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जीरो बेस बजटिंग की प्रॉपर्टी क्या है, कह रहा पिछले बजट को आधार मानना, मींस प्रीवियस बजट के बेसिस पे आगे काम करना, कह रहा प्रत्येक योजना का शून्य आधार से पुनर्मूल्यांकन करना, मींस नया जब बजट लाना तो प्रीवियस वाले को जीरो मान के स्टार्ट कर देना, केवल पूंजीगत व्यय का मूल्यांकन करना, मींस ओनली इंक्लूड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट कह रहा ओनली एस्टिमेट्स इवैल्यूएशन ऑफ द कौन सा राजस्व है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए जीरो बेस का मतलब ये होता है कि जीरो बेस बजटिंग वो बजटिंग टेक्निक है जिसमें हम किसी भी चीज को कहां से, जो बेस है वो क्या मान के करें, हम जीरो बेस मान के करें, मतलब प्रीवियस वाले से कोई मतलब ना रहे, हम बजट अपना नई तरीके से स्टार्ट करें, मींस क्या हो, प्रत्येक योजना का शून्य आधार से मूल्यांकन करना, री इवेल्युएटिंग एवरी प्रोग्राम फ्रॉम अ जीरो बेस, कहां से, जीरो बेस से रिवैल्यूएट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीरो बेस बजटिंग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, हु इज क्रिएटेड विद पॉपुलराइजेशन ऑफ जीरो बेस बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग को किसने पॉपुलराइज किया, किसने कॉन्सेप्ट दिया, तो जीरो बेस बजटिंग को कॉन्सेप्ट किसने दिया था, पीटर ए फायर ने, किसने, पीटर ए फायर ने दिया था, कौन, जीरो बेस बजटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने अभी जैसे कहा डिटेल्ड में पढ़ने के लिए इसका डिटेल्ड वीडियो अपलोड है, आप वो देख सकते हैं, जिसमें जेडबीबी एंड पीबी दोनों शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखो आ गया, व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस बेस बजटिंग, परफॉर्मेंस बेस बजटिंग देखिए डिटेल के लिए आप वीडियो जरूर देखिएगा।
कह रहा है इसमें क्या मेन आधार है, ओनली एक्सपेंडिचर लेते हैं, अचीवमेंट्स एंड रिजल्ट्स ऑफ प्रोग्राम्स देखते हैं, या टैक्स कलेक्शन देखते हैं, या पब्लिक डेब्ट देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, इसका नाम है परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, हम प्रीवियस बजट की जो अचीवमेंट्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, जो परफॉर्मेंस है, उसको कंसिडर करते हुए आगे बजट देखते हैं। मींस इसमें क्या किया जाएगा, अचीवमेंट्स एंड रिजल्ट्स ऑफ एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम्स को देख के आगे काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आउटकम बजटिंग। आउटकम बजटिंग का मेन उद्देश्य क्या है, केवल वित्तीय आवंटन दर्शाना, कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आउटकम बजटिंग। आउटकम बजटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, केवल वित्तीय आवंटन दर्शाना है ना, केवल जो फाइनेंशियल रिलोकेशन है उसको प्रेजेंट करना, या फिर टू इवेल्युएट द एक्चुअल आउटकम्स ऑफ प्रोग्राम, जो प्रोग्राम्स उनके एक्चुअल आउटकम को इवेल्युएट करना, टैक्सेशन इंक्रीज करना या डेप्ट को कम करना। तो देखिए जो मेन ऑब्जेक्टिव उसका नाम ही आउटकम, परिणाम बजट है ना, मींस जो बजट एलोकेट किया गया था किसी प्रोग्राम के लिए, एक्चुअल में उसका आउटकम क्या है उसको इवेल्युएट करना ही बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है आउटकम बजटिंग का। तो क्या आंसर सही होगा, टू इवेल्युएट द एक्चुअल आउटकम्स ऑफ प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेंडर बजटिंग इज रिलेटेड टू, देखिए जेंडर बजटिंग भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, जेंडर बजटिंग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा जेंडर बजटिंग के बारे में, कई से भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। तो जेंडर बजटिंग इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है, एनालिसिस ऑफ बजटरी इम्पैक्ट ऑन वीमेन एंड मेन, जो वीमेन एंड मेन है उसके ऊपर जो उनका जो बजटरी इम्पैक्ट है उसको एनालिसिस करना, केवल महिला कर्मचारियों के वेतन से, ओनली फॉर द सैलरीज ऑफ फीमेल वर्कर्स, ओनली फीमेल टैक्स पेयर से, या फिर ओनली फीमेल इंटरप्रेन्योर से। तो देखिए जो आपका जेंडर बजटिंग है ना, पहली बात तो याद रखिएगा कि जेंडर बजटिंग का जो शुरुआत है इंडिया में कब हुई, हम लोगों ने जेंडर बजटिंग का जो कॉन्सेप्ट फॉलो किया, कौन से, अपने जो 2005 और 6 का जो बजट है ना, जो केंद्रीय बजट था, सेंट्रल बजट था, उसमें हमने जेंडर बजटिंग कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। अब इसका बेसिक पर्पस क्या था, इसका बेसिक पर्पस था ये इवेल्युएट करना है ना, कि जो बजट है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है विमेन और विमेंस के ऊपर, ऐसे कह लो कि जो विमेंस है उनको पार्टिसिपेशन को कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए, मींस बजटरी जो जेंडर बजट है उसका क्या बेसिक पर्पस था, एनालिसिस ऑफ बजटरी इम्पैक्ट ऑन वुमेन एंड मेन। इंडिया में कभी से अडॉप्ट किया गया जेंडर बजटिंग को, ऐड किया गया 2005-6 में, कब, कहाँ पे, सेंट्रल बजटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज कंसिडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए कौन सा मोस्ट इफेक्टिव पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है, क्वेश्चन आवर है, वो बजट डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है, जीरो आवर है, या स्पेशल मेंशन है। तो देखिए जो मोस्ट इफेक्टिव पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट कहा गया, देखिए पार्लियामेंट में बजट पेश करने से पहले जब बजट पेश किया जाता है उस पर डिस्कशन होता है, वोटिंग की जाती है ना, तो जो मेन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट माना जाता है वो इसे ही माना जाता है, किसको, बजट डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है ना, क्या कहता है, इसे ही मेन इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल सुप्रीमेसी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। कह रहा है भारतीय संसद की वित्तीय सर्वोच्चता का प्रमुख उद्देश्य क्या है ना, कि संसद की अनुमति के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता, ना ही धन व्यय किया जा सकता है, मींस ना तो कोई पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाएगा, ना तो कोई टैक्स इंपोज किया जाएगा विदाउट पार्लियामेंट्री परमिशन के। दूसरा कह रहा है संसद आरबीआई को नियंत्रित करती है ना, कि जो पार्लियामेंट है वो आरबीआई को कंट्रोल करती है, जो पार्लियामेंट है वो सभी स्टेट्स के बजट को बनाती है, या संसद जो है पार्लियामेंट फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करती है। फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, प्रीवियस क्वेश्चन में बात करी हम लोगों ने, कौन, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। आरबीआई को भी कंट्रोल नहीं करती, ना तो ये करती, क्या करती है कि जो भी कोई नया टैक्स या नया एक्सपेंडिचर बिना पार्लियामेंट्री परमिशन के नहीं करा जा सकता। इट इज नोन एज द सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट इन फाइनेंशियल केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फाइनल स्टेज ऑफ द बजटरी प्रोसेस, की जो आपकी बजटरी प्रोसेस उसकी फाइनल
फाइनल स्टेज क्या है। ठीक है, जो बजट पेश किया जाता है ना, वो कई सारे प्रोसेसेस में होता है। तो फाइनल स्टेज क्या है, क्या प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होगी, जनरल डिस्कशन होगा, ऑडिट एंड पार्लियामेंट्री रिव्यू होगा, ये वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट होगा। तो देखिए जो फाइनल स्टेज होगी वो होगी आपकी ऑडिट। फाइनली क्या होता है, लास्ट में ऑडिट होता है, ऑडिट स्टार्टिंग में थोड़ी ना होगा कहीं पर। क्या होगा, ऑडिट एंड पार्लियामेंट्री रिव्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय फिजिकल कंसोलिडेशन। क्या फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है ना, कि कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, कंट्रोलिंग फिजिकल डेफिसिट एंड पब्लिक डेट, अबॉलिशिंग टैक्सेस, या इंक्रीज ओनली पब्लिक डेप्थ। देखिए जो फिजिकल कंसोलिडेशन है, फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि कंट्रोलिंग फिजिकल डेफिसिट एंड पब्लिक डेप्थ। फिजिकल डेफिसिट और जो पब्लिक डेप्थ को कंट्रोल करना कहलाता है फिजिकल कंसोलिडेशन। इस फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए हमारा एक एक्ट आया था जिसको हम लोग कहते हैं FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये कब पास हुआ था, ये बजट आया था कब, 2003 में। किसके लिए, इसी फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन। पूछ लिया फिजिकल कंसोलिडेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ना, इंक्रीज इन प्राइस लेवल, प्राइस लेवल में इंक्रीज करना। ठीक है, अचीविंग लॉन्ग टर्म फिजिकल स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स या इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। देखिए पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा है ना प्रीवियस क्वेश्चन में, फिजिकल कंसोलिडेशन जो होता है इसका बेसिक पर्पस ही है अचीविंग लॉन्ग टर्म फिजिकल स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म में फिजिकल स्टेबिलिटी को अचीव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FRBM, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FRBM। अभी हम लोगों ने बात किया फुल फॉर्म का, क्या फुल फॉर्म क्या होता है FRBM का, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट कब आया था, 2003 में आया था। FRBM के लिए हमने वैसे एक डिटेल्ड में वीडियो अपलोड कर रखा है, अब वो डिटेल्ड वीडियो जाके देख सकते हैं। तो जो इसका सही होगा क्या होगा, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज द FRBM एक्ट इनएक्टेड। का FRBM अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो अभी जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में बात किया FRBM एक्ट का वो 2003 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द FRBM एक्ट। दो FRBM एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सर FRBM एक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, FRBM से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और वैसे हम तो ये रिकमेंड करेंगे कि आप FRBM डिटेल्ड में पढ़िएगा। FRBM के लिए हमने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है और वो हम पिन कर दे रहे हैं, और डिटेल्ड वीडियो जरूर देखिएगा, यहाँ से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। What is the main objective of FRBM Act? Increase public expenditure, establish physical discipline, control foreign trade या eliminate state debts। देखिए जो FRBM एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि establish physical discipline। FRBM एक्ट का मेन उद्देश्य क्या था कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसको एक मिनिमम लेवल तक लेके आना। इसका टारगेट था कि 2008 तक हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है इसको मिनिमम एक रेशियो फिक्स किया था वहां तक लेके आना। डिटेल्ड वीडियो अगर आप देखेंगे तो वहां से पूरा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द FRBM एक्ट प्राइमरली सीक्स टू कंट्रोल विच टाइप ऑफ डेफिसिट। क्या जो FRBM एक्ट है किस प्रकार के घाटे को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। देखिए अलग अलग तरीके के हमारे डेफिसिट है ना, फिजिकल डेफिसिट हमने बताया था, प्राइमरी डेफिसिट की बात करी थी हम लोगों ने बजट डेफिसिट की बात करी थी, हम लोगों ने रिवेन्यू डेफिसिट की बात करी थी, हम लोगों ने इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट की बात करी थी। तो इतने डेफिसिट में से जो आपका FRBM एक्ट है ये किस डेफिसिट की बात करता है। तो जो FRBM एक्ट बात करता है किसकी, फिजिकल डेफिसिट की। का है कि फिजिकल डेफिसिट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द FRBM एक्ट फिजिकल पॉलिसी शुड एम एट, है ना, कि जो अकॉर्डिंग टू द FRBM एक्ट है फिजिकल पॉलिसी का एम क्या होना चाहिए, अनलिमिटेड पब्लिक बोरोइंग्स, सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फिजिकल मैनेजमेंट, कंटिन्यूअस रिवेन्यू डेफिसिट या एक्सेसिव मनी क्रिएशन। तो देखिए फिजिकल पॉलिसी का जो एम होना चाहिए वो क्या होना होगा, सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फिजिकल मैनेजमेंट। क्या होगा, सस्टेनेबल एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द एफआरबीएम रिव्यू कमेटी, कि जो आपका एफआरबीएम रिव्यू कमेटी उसके चेयरमैन कौन थे? सी रंगराजन थे, एनके सिंह थे, रघुराम राजन थे या उर्जित पटेल? तो देखिए एफआरबीएम जो रिव्यू कमेटी थी उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? एनके सिंह थे। इनके सिंह का नाम एक जगह और आता है। इनके सिंह की जब हम बात करेंगे, जो आपका 15th फाइनेंस कमीशन था उसके भी हेड कौन थे? उसे भी कौन, उसके चेयरमैन कौन थे? वो थे आपके एनके सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एनके सिंह कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर व्हाट पर्पस? जो एनके सिंह कमेटी है वो किस पर्पस के लिए अब बनाई गई थी? टू इम्प्लीमेंट जीएसटी, टू रिव्यू द एफआरबीएम एक्ट, टू कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन, टू एलिमिनेट पब्लिक डेब्ट। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बात करी गई थी कि ये कमेटी किस लिए बनाई गई है? टू रिव्यू द एफआरबीएम एक्ट, एफआरबीएम एक्ट के रिव्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एनके सिंह कमेटी पर्टिकुलरली इम्फेसाइज, जो एनके सिंह कमेटी है उसने पर्टिकुलरली किस पे ज्यादा जोर दिया, एम्फेसाइज किया? डेप्ट टू जीडीपी रेशियो पे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशियो पे, सेविंग इन्वेस्टमेंट रेशियो पे या टैक्स जीडीपी रेशियो पे? तो देखिए ये कमेटी थी एफआरबीएम एक्ट पे, मतलब फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट पे। इसमें कहा गया था, है ना, किसकी बात की गई थी? डेप्ट टू जीडीपी रेशियो पे ज्यादा इनका फोकस था। आई होप अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में पार्ट 4 में 60 क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपको ये कंटेंट, ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इससे जुड़ा जो भी अच्छा कंटेंट है वो आप तक आसानी से जल्दी पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट मीजर ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन? क्या निम्न में से कौन सा एक एप्रोप्रिएट मीजर है किसका? फिजिकल कंसोलिडेशन का, है ना। रिडक्शन इन अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है जहां से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही उस पर पैसा कम खर्च करना। कंटिन्यूअस डेफिसिट फाइनेंसिंग, देखिए आप फिजिकल कंसोलिडेशन में क्या था कि जो फिजिकल डेफिसिट उसको कंट्रोल करना, तो अगर डेफिसिट लगातार बढ़ता रहेगा वो थोड़ी काम करेगा। अनकंट्रोल पब्लिक डेप्ट को अनकंट्रोल करना नहीं, ऐसा भी नहीं होता। एंड रिडक्शन इन टैक्स बेस में कमी करना, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? सही ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा? रिडक्शन इन अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस? अगर हम टैक्स बेस ब्रॉडन कर दे, कर आधार का विस्तार करें तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? टैक्स ब्रॉडनिंग से क्या होगा? टैक्स बेस के ब्रॉडनिंग से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू कह रहा है, डिक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू, इंक्रीजिंग इन पब्लिक डेब्ट एंड चेंज इन बजट प्रोसीजर। क्या, जब टैक्स कर का आधार, जो टैक्स बेस अगर आप चेंज कर दोगे, ब्रॉड कर दोगे, बड़ा कर दोगे, में ज्यादातर लोग अगर टैक्स पे करने लगेंगे, टैक्स बेस में ज्यादातर लोग आएंगे, तो क्या होगा भाई? अगर ज्यादातर लोग आएंगे तो इंक्रीज इन क्या होगा? टैक्स रेवेन्यू होगा। जब टैक्स बेस ब्रॉडन हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है टैक्स रेवेन्यू आपका इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म? जो फिजिकल फेडरलिज्म है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? गिव ऑल फाइनेंशियल पावर टू द सेंटर। फेडरलिज्म में तो अलग अलग जो गवर्नमेंट्स है उनको, उनके बीच में क्या होता है, कहीं डिस्कशन किया जा चुका है। फिजिकल फेडरलिज्म में जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज उनका रीएलोकेशन और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो एलोकेशन होता है। मीन्स क्या होगा? प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, एलिमिनेट फिजिकल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स या एबॉलिश टैक्सेशन। देखिए क्या होता है फेडरलिज्म में? distribution of resources and responsibilities among different level of governments। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्टिकल डिवोल्यूशन का संबंध किससे? ऊर्ध्वाधर, जो वर्टिकल डिवोल्यूशन रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन। वर्टिकल जो डिवोल्यूशन है वो किसके बीच में है? डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में, अर्बन एंड रूरल एरियाज के बीच में, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो देखिए ये है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन ऊपर कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स, इसके बाद नीचे और लोकल गवर्नमेंट्स। जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके बीच है? सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी बार हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग, कि जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन है किनके किनके बीच में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है? सेंटर एंड स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स, सेंट्रल एंड लोकल बॉडीज, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया था, ऊपर कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट,
फिर कौन, स्टेट्स, है ना। अब ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं तो ये आपस में तो पैरेलल होंगी, आपस में तो बराबर होंगी। इसके बाद कौन, लोकल बॉडीज। तो जो स्टेट्स हैं, कौन, स्टेट्स, इन स्टेट्स के बीच में जो एलोकेशन है वो कैसा होता है, क्योंकि स्टेट्स तो सारी एक जैसी हैं, वो आपका होता है हॉरिजेंटल। कैसा, वो हॉरिजेंटल होता है। तो क्या होगा, बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एमंग स्टेट्स बाय द फाइनेंस कमीशन। तो जो फाइनेंस कमीशन है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में जो एलोकेशन करता है ना, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रमोट फिजिकल इक्विटी, फिजिकल इक्विटी को प्रमोट करना, वित्तीय समानता को बढ़ावा देना, बेनिफिटिंग ओनली लार्जर स्टेट्स में, केवल लार्जर स्टेट को थोड़ी बेनिफिट दिया जाएगा, बेनिफिट ओनली रिचर स्टेट, जो अमीर स्टेट्स जिनके पास पैसा खूब सारा, जिनकी जीडीपी बहुत अच्छी है, उनको फायदा पहुंचाना, या एलिमिनेटिंग टैक्स सेविंग पावर्स, ऐसा भी नहीं होता। तो जो फाइनेंस कमीशन है वो री एलोकेशन इस तरीके से करता है ताकि स्टेट्स के बीच में जो फाइनेंशियल फिजिकल इक्विटी है, समानता है, उसे बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रांट्स इन एड आर प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ग्रांट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है स्टेट्स को, उसका प्रोविजन आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में किया गया है। तो जो आपकी ग्रांट्स इन एड हैं उनका प्रोविजन करा गया आर्टिकल 275 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेजर पर्पस ऑफ ग्रांट्स रिकमेंडेड बाय द फाइनेंस कमीशन। जो ग्रांट्स फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है उनका बेसिक पर्पस क्या है, मीटिंग द फिजिकल नीड्स ऑफ द स्टेट्स, इंक्रीजिंग सेंट्रल रेवेन्यू, एलिमिनेटिंग पब्लिक डेट, या इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स। तो देखिए जो ग्रांट्स देती है फाइनेंस कमीशन, उसका पर्पस क्या होता है, मीटिंग द फिजिकल नीड्स ऑफ द स्टेट, जो राज्य सरकारें हैं उनके जो फिजिकल नीड्स उनको पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ स्टेट्स रेवेन्यू कैपेसिटी इज लो, अगर किसी स्टेट की जो रेवेन्यू कैपेसिटी है वो लो है एंड एक्सपेंडिचर नीड्स आर हाई, और एक्सपेंडिचर नीड्स उसकी ज्यादा है, द फाइनेंस कमीशन जनरली, तो फाइनेंस कमीशन क्या करेगा, एलोकेट्स फ्यू रिसोर्स, उन्हें कुछ रिसोर्स देगा, एलोकेट्स मोर रिसोर्सेज, उन्हें ज्यादा रिसोर्स देगा, रिड्यूस इट्स टैक्सेस एंड पावर्स, या रिस्ट्रिक्ट बारोइंग। तो भाई देखो, जिस गवर्नमेंट की, जिस स्टेट की रेवेन्यू कम होगा और एक्सपेंडिचर ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा जरूरत पड़ेगी पैसा खर्च करने की, तो फाइनेंस कमीशन क्या करेगा, एलोकेट्स मोर रिसोर्सेज, उन्हें ज्यादा रिसोर्स एलोकेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मे बी लाइकली कॉन्सिक्वेंस, कौन सा कॉन्सिक्वेंस है ऑफ अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पब्लिक डेट एंड फिजिकल डेफिसिट। अगर लगातार पब्लिक डेप्ट बढ़ता जाए, फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जाए, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, फिजिकल इनस्टेबिलिटी, ग्रेटर फिजिकल डिसिप्लिन। ग्रेटर फिजिकल डिसिप्लिन होगा तो काहे ही पब्लिक डेप्ट लेना पड़ेगा, फिजिकल डेफिसिट करना पड़ेगा। इंक्रीज इन पब्लिक सेविंग भी नहीं होगी, बजट बैलेंस भी नहीं होगा, बजट बैलेंस होगा तो काहे डेफिसिट होगा, है ना। मींस क्या होगी, अगर आपका पब्लिक डेप्ट बढ़ता चला जा रहा है या फिजिकल डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा, फिजिकल इन डेफिसिट होगा। क्या होगा, फिजिकल इन डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एफआरबीएम फिजिकल ट्रांसपेरेंसी मीन्स, कि जो एफआरबीएम एक्ट है उसके कॉन्टेक्स्ट में फिजिकल ट्रांसपेरेंसी क्या क्या मतलब होता है, क्लियर एंड टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ बजटरी इंफॉर्मेशन, कंप्लीट एबॉलिशन ऑफ टैक्सेस, कीपिंग पब्लिक डेप्ट कॉन्फिडेंशियल। ट्रांसपेरेंसी में कॉन्फिडेंशियल थोड़ी होगा, नॉट प्रेजेंटिंग बजट इन पार्लियामेंट। तो फिजिकल ट्रांसपेरेंसी का मतलब ही है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी लोगों के सामने डिस्क्लोज होनी चाहिए, लोगों को प्रॉपर्ली मालूम होना चाहिए, मींस क्लियर एंड टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ बजटरी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कंसीडर्ड द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट इन इंडिया। जो इंडिया में जो एफआरबीएम एक्ट है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, अचीवमेंट शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, ओनली इंक्रीजिंग टैक्स कलेक्शन, या इंक्रीज फॉरेन डेप्ट। तो देखिए इसका नाम ही है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसका पर्पज है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज
द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल इंडिकेटर, कह रहा कौन सा इसमें से फिजिकल इंडिकेटर नहीं है। देखिए फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल इंडिकेटर है, रेवेन्यू डेफिसिट भी है, प्राइमरी डेफिसिट भी। क्वेश्चन का है कौन नहीं, तो जो कैश रिजर्व रेशियो है ये फिजिकल इंडिकेटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सक्सेस ऑफ FRBM एंड फिजिकल कंसोलिडेशन मेनली डिपेंड्स ऑन, कि जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी FRBM एक्ट है, जो फिजिकल कंसोलिडेशन है उसका जो सक्सेस है किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल डिसिप्लिन एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन पे, ओनली टैक्स इंक्रीजेस पे, या पब्लिक बारोइंग पे, या ओनली फॉरेन एड पे। तो देखिए चूंकि इसका नाम ही है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, कई बार बताया गया है, तो इसका अल्टीमेट एम, इसके जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है, जितनी फिजिकल डिसिप्लिन होगी, जितना इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होगा, उतना ही इसका सक्सेस रेट होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग इंडियन पब्लिक फाइनेंस, इंडियन पब्लिक फाइनेंस के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सबसे एप्रोप्रिएट है। कह रहा फाइनेंस कमीशन, बजटरी प्रोसीजर एंड FRBM एक्ट टूगेदर स्ट्रेंथ फिजिकल फेडरलिज्म एंड फिजिकल डिसिप्लिन, की जो फाइनेंस कमीशन है, जो बजटरी प्रोसीजर है, जो FRBM एक्ट है, वो एक साथ काम करते हैं फिजिकल फेडरलिज्म में फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि FRBM एक्ट अप्लाइज ओनली टू स्टेट्स, केवल स्टेट्स में अप्लाई होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाइनेंस कमीशन डिटरमाइन मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी फाइनेंस कमीशन थोड़ी बनाता है, कौन डिटरमाइन करता है, ये तो RBI करती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा है पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कंट्रोल इज लिमिटेड, नहीं ऐसा भी नहीं होता। पहला ऑप्शन सही है, कौन सा, कि जो आपका फाइनेंस कमीशन है, जो आपका बजटरी प्रोसीजर है, जो आपका FRBM एक्ट है, ये एक साथ मिलके फिजिकल फेडरलिज्म के साथ साथ फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। तो ये आपका था पब्लिक फाइनेंस का पार्ट 4। आई होप कि आपको जो कंटेंट है सारा अच्छा लगा होगा। पार्ट 4 एंड हो चुका है। वैसे हम फिर से कहेंगे पार्ट 4 से पहले आप जो है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के वीडियो जरूर देखिएगा, जो कि इस वीडियो में भी लिंक किए गए हैं और चैनल पे भी पड़े हुए हैं। बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें वो आपके वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वैसे हमने डिस्क्लेमर में पहले भी ये चीज़ कही है कि केवल कंटेंट ही पढ़ के जाना, केवल कुछ क्वेश्चंस करके जाना MCQ, और ये उम्मीद करना कि सारे पेपर में सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, है ना, तो ये बेहतर नहीं है खुद के लिए, क्योंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन है। आप सारा कंटेंट डीपली पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप वहाँ पे क्वेश्चन कर पाओगे। तो किसी चीज़ की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आपको ये कंटेंट, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बने रहिएगा नेक्स्ट कंटेंट के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए।